बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन की पंक्तियों की व्याख्या पढ़ेंगे। जेठ नजदीकाने सुधरत खस खाने तल, ताख तह खाने के सुधार झारियत हैं। होती है मरम्मति विविध जल जंत्रण की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत हैं। सेनापति अतर गुलाब अर गजा साज, सार तार हार मूल लैले धारियत हैं। ग्रीष्म के बासर बराई बेको सिरे सब, राज भोग काज साज यूं संभारियत हैं। इसमें कवि देव ने ऋतु वर्णन किया है। इसमें जेठ महीने के समीप आते ही ग्रीष्म ऋतु की भीषणता से बचने की तैयारी का वर्णन कवि सेनापति ने किया है। इसमें सुधरत का आशय है, सुधारते हैं। अटा कहते हैं अट्टालिका को। सुधा मतलब सफ़ेदी या चूने से जो हम उसकी कलई कराते हैं, उस अर्थ में है। बराइबे मतलब बिताने हेतु, सीरी मतलब शीतल, राजभोग मतलब राजसी सुख भोग। अब समझते हैं इसका अर्थ। जेठ नजदीकाने, जेठ के महीने के समीप आते ही सुधरत खस खाने तल, लोग शीतलता को प्राप्त करने के लिए खस की पट्टियों को ठीक करने लगते हैं। ताख तह खाने के सुधार झाड़ियत, तथा अपने मकान के अंदर तह खाने आदि की सफाई करके उपयोगी बना लेते हैं, ताकि उसका सदुपयोग हो सके, उसकी मरम्मत करा लेते हैं। होती है मरम्मति विविध जल जंत्रण की, अनेक प्रकार के जल यंत्रों, जैसे गर्मी के दिनों में लोग कूलर, फ्रिज इत्यादि का मरम्मत करने लगते हैं। होती मरम्मत विविध जल जंत्रण की, ऊंटे ऊंटे अटाते सुधा सुधारियत हैं, और ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को चूने से पोत कर सुधारा जाता है, उसकी कलई की जाती है। सेनापति अतर गुलाब अर गजा साज, सेनापति कह रहे हैं उन्हें, उन महलों को, उन विविध जल यंत्रों को इत्र, गुलाब आदि सुगंधित द्रव्यों से सजाया जाता है, तथा लोग सार तार हार मूल लैले धारियत हैं, लोग श्रेष्ठ मोतियों के हार खरीद कर धारण करते हैं। ग्रीष्म काल के तपन वाले दिनों को व्यतीत करने के लिए लोग सब शीतल उपचार करने लगते हैं। फिर कह रहे हैं, ग्रीष्म के बासर बराई बेको सिरे सब, राज भोग काज साज यूं संभारियत हैं। अर्थात लोग गर्मी की तपन से बचने के लिए सभी लोग शीतल उपचार करते हैं, तथा राजभोग अर्थात राजसी सुख वैभव की प्राप्ति के लिए साज सज्जा का सामान संभालने लगते हैं। इसमें ग्रीष्म की विकरालता से बचने का कवि सेनापति ने संकेत किया है। इसमें अनुप्रास और विप्सा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा ब्रज है। अगला पद है, दामिनी दमक सूर्य चाप की चमक श्याम, घाटा की झमक अति घोर झकोरतें। कोकिला कलापि कल कुजत है जित तित, सीकर के शीतल समीर की झकोरतें। सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन बिरह जूर जोड़तें। इसमें कवि सेनापति ने वर्षा ऋतु का मनोरम चित्रण किया है। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि सेनापति उसकी सुंदरता को वर्णित करते हैं। दामिनी दमक, दामिनी दमक का अर्थ हुआ बिजली की चमक। सूर्यचाप कहते हैं इंद्रधनुष को। कल मतलब मधुर, और फिर दिया हुआ इसमें समीर, समीर कहते हैं हवा को। बिरह जुर मतलब बिरह रूपी ज्वर। मदन कहते हैं कामदेव को। अब इसकी व्याख्या करते हैं। दामिनी दमक सूर्य चाप की चमक श्याम, कह रहे हैं वर्षा काल को आया देखकर कोई विरहनी नायिका सखी से कहती है, हे सखी, सावन का महीना आ गया है, अब आकाश में बिजली दमकती है, चमक रही है, और इंद्रधनुष चमकता हुआ आकाश को सुशोभित होता है। दामिनी दमक सूर्यचाप की चमक श्याम, काले काले बादलों की घटा झमक अति घोर झकोरते, चारों ओर काले काले बादलों की घटाएं चारों ओर छाकर घनघोर रूप से बार बार गर्जना करती है। कोकिला कोयल, कलाप कहते हैं मोर को। कोकिला कलाप कल कुजत हैं जित्ते, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कोयलें और मोर इधर उधर चारों ओर सुंदर स्वर में गाते हैं। और फिर कह रहे हैं,
शिकर के शीतल समीर की झकोरते, और बूंदों का स्पर्श पाकर हवा के झकोरों से हृदय भी शीतल हो जाता है। शिकर के शीतल समीर की झकोरते, ऐसे कर रहे हैं सेनापति कवि कह रहे हैं, ऐसे समय में बूंदों का स्पर्श पाकर हवा के झकोरों से हृदय भी शीतल हो गया है। सेनापति आवन कहो है मन भावन सु, सेनापति कवि कहते हैं ऐसे समय में नायिका को उसके मन भावन प्रियतम के लिए ने आने के लिए कहा था, इसलिए नायिका कहती है कि हे प्रियतम स्वयं न आकर। सेनापति आवन कहो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन बिरह जूर जोड़ते, इसलिए नायिका कह रही है स्वयं न आकर, तो मुझे विरह ज्वर से अतिशय तड़पा रहा है। नायिका कह रही है कि प्रीतम स्वयं न आकर, ऐसे मनभावन मौसम में प्रीतम के नहीं आने से विरह ज्वर से अतिशय तड़पा रहा है ये मौसम। आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन सलील चहु ओढ़ते, कह रहे हैं हे सखी सावन आ गया है, इससे मेरे मन में कामदेव की अर्थात काम वासना की उमंग एवं कामदेव की सरसता बढ़ रही है और चारों ओर से पानी बरस रहा है। इसमें प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। इससे नायिका की उत्सुकता, व्यवस्था, उपालंब और ग्लानि आदि भावों की व्यंजना हुई है। वियोग श्रृंगार के दृष्टि से यह श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें अनुप्रास यमक का सुंदर कवि सेनापति ने प्रयोग किया है। कवित्व छंद है और इसमें ब्रजभाषा में रचित है। अब है श्लेष वर्णन। दोष सौ मलिन गुणहीन कविताहें तौपे, कीने अरबीन परवीन कोई सुनी है, बिन ही सिखाए सब सीखी हैं सुमति जौपे, सरस अनूप रस रूप या में धुनी है, दूषण को करी के कवित बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है, रामे अर्चत सेनापति चरचत दो, कवित रचत याते पद चुनी चुनी है। इसमें मलिन का अर्थ हुआ एक मलिन के अर्थ में, दूसरा कलंकित के अर्थ में। अरबीन कहते हैं जटिल को, क्लिष्ट को। परवीन मतलब विद्वान। यामे इनमें, धुनि अर्थात ध्वनि, भूषण आभूषण या अलंकार, अर्चत मतलब पूजा करता है, चर्चत मतलब चर्चा करता है। इस अवतरण में सेनापति ने श्रेष्ठ वर्णन शीर्षक से इसकी चमत्कार का वर्णन किया है। कह रहे हैं दोष सौ मलिन गुणहीन कविता है तौपे, यद्यपि मेरी कविता दोषों से मलिन तथा गुणों से हीन है तो भी मैं इसे कठिन अर्थात जटिल नहीं बनाऊंगा। कीने अरबीन परवीन कोई सुनिए, कह रहे हैं नहीं बनाऊंगा तो कोई विद्वान इसे कठिन या जटिल नहीं बनाऊंगा तो कोई विद्वान इसे अवश्य सुनेगा। बिन ही सिखाए सब सीखिए सुमति जौपे, कह रहे हैं यद्यपि अच्छी बुद्ध वाला व्यक्ति बिना सिखाए सीख जाता है, फिर भी मैंने अपनी कविता में सरसता, अनुपमता, रसपूर्णता और ध्वनि के समावेश का प्रयत्न किया है। कह रहे हैं बिन ही सिखाए सब सीखिए सुमति जौपे, सरस अनूप रस रूप या में धुनी है। इसमें गुण सुनने वालों को, पढ़ने वालों को मिल जाएंगे। दूषण को करि कह कवित रस बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सूर्य मुन है। कह रहे हैं क्योंकि संसार में कौन ऐसा देवता या ऋषि हैं जो दोषपूर्ण या भूषण रहित अर्थात अलंकारों से रहित कविता की रचना करके प्रसिद्ध हुआ है, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। इसलिए सेनापति कह रहे हैं रामे अर्चत सेनापति चरचत दो, रचित कवित रचित याते पद चुन चुन है। इसीलिए कह रहे सेनापति कवि पदों को चुन चुन कर काव्य रचना करते हैं तथा अपनी प्रसिद्ध के लिए वे काव्य को सावधानी से बनाने के साथ साथ राम की पूजा व चर्चा करते हैं ताकि उनकी कविता कलुषित नहीं हो, क्योंकि सावधानी से किए गए कार्य में भी भगवान की कृपा के बिना सफलता नहीं मिलती। अब अगला पद है तुकन सहित भले फल को धरत सुधे, दूरी को चलत जेह धीर जिये जारी के, लागत विविध पक्ष सोहत है गुण संग, श्रवण मिलत मूल कीर्ति उजारी के। कह रहे हैं
कोई शीश धुने जाके उर में चुभत निके, बेग विधि जात मन मोहे नर नारी के, सेनापति कवि के कवित बिलसत अति, मेरे जानवान है अचूक चापधारी के। इसमें सूधे का अर्थ हुआ है सीधे, जी मतलब हृदय, पक्ष कहते हैं पक्ष को, श्रवण कहते हैं कान को, उजियारी मतलब उज्ज्वलता, शीश मतलब सिर, बिलसत मतलब शोभायमान है, बाण कहते हैं बाण को, चापधारी अर्थात धनुर्धारी श्री राम के लिए कहा गया। इस अवतरण में कवि ने कविता को दो पक्षों में, एक कविता के पक्ष में, दूसरा बाण के पक्ष में अर्थ बताया है। पहला कवित के पक्ष में है। सेनापति कवि कहते हैं, तुकन सहित भले फल को धरत सुदो। मेरे कविता तुकांत पद योजना से मंडित और उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। ये कवित काफी गहरा भाव रखते हैं तथा वीरों के हृदय में जोश भर देते हैं। पंक्ति है, तुकन तुकांत के अर्थ में सहित भले फल उद्देश्य को धरत सुधो, दूर को चलत हैं धीय जिय जार के, कह रहे हैं जो इसमें हृदय को काफी जोशों से उत्साह से भर देते हैं। इतनी सरल मेरी कविता है। अर्थात लागत विविध पक्ष सोहत है गुण संग, काव्य के गुण पढ़ चुके हैं, ओज माधुर्य और प्रसाद उस अर्थ में है। श्रवण मिलत मूल किरत उजारी के, कह रहे हैं इसकी सभी अर्थ सरलता, इसमें इस मेरी कविता के सभी अर्थ सरलता से स्पष्ट हो जाते हैं तथा सभी काव्य गुण इसमें समाविष्ट हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं तथा उज्ज्वल यश को प्रसार करते हैं। कोई शीश धोने जाके उर में चुभत बेते, कोई आदमी शीश को हिलाना शुरू कर देता है जब उसके हृदय में इसके अर्थ का, इसके अभिप्राय का स्पष्टीकरण हो जाता है। कह रहे हैं इस कवित्व जिसके हृदय पर प्रभाव करते हैं वे अपने सिर धुनने लगते हैं अर्थात गहन चिंतन करने लगते हैं तथा वे बड़े आकर्षक ढंग से सभी नारियों को मन को मोहित करते हैं। अगला पद कह रहे हैं, बेग विधि जात मन मोहे नर नारी के। मेरी कविता जब लोगों को समझ में आती है तो सभी स्त्री और पुरुष नर नारी मोहित हो जाते हैं जब मेरी कविता के अर्थ का स्पष्टीकरण उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। जब मेरी कविता का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। सेनापति कवि के कवित बिलसत अति, मेरे जानबान हैं अचूक चावधारी के। कह रहे हैं इस प्रकार मेरे कविता अत्यधिक शोभायमान है। ये कवित मानो धनुर्धारी श्री राम के अचूक बाण हैं। इसके प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सहृदय इस कविता के अभिप्राय को समझ करके मर्माहत होता है तथा अभिप्रेत अर्थ को प्राप्त करके झूम उठता है। ऐसी भावना इसमें व्यक्त की गई है। दूसरा इसमें बाण के पक्ष में कह रहे हैं, तुकन सहित भले फल को धरत सुदो। सेनापति कहते हैं मेरे कवित रूपी बाण तर्कस में सीधे रखे जाते हैं, इन पर पंख तथा पैने फल तीर का मुख है। सुधो दूर को चलत जे हैं धीये दिए जार के। ये बाण बड़ी दूर तक छोड़े जा सकते हैं अर्थात वीरों के हृदय को भेद कर उन्हें संतप्त करते हैं। फिर कह रहे हैं, लागत विविध पक्ष सोहत हैं गुण सन। ये बाण अनेक प्रकार के पंखों से सुशोभित हैं तथा धनुष की डोरी, गुण का अर्थ धनुष की डोरी के अर्थ में, पर चढ़कर जब कानों तक खिंच जाते हैं तो मेरी उज्ज्वल कीर्ति का प्रसार करते हैं। लागत श्रवण मिलत मूल कीर्त उजारी को, इसकी कीर्ति को प्रसारित करते हैं। कोई शीश धुने जाके उर में चिभत निके, जिनके हृदय में मेरे बाण चुभ जाते हैं वे तड़पते हुए अपना सिर धुनने लगते हैं। बेग विधि जात मन मोहे नर नारी की। ये बाण लक्ष्य पर धनुष से इतने बेग छूटते हैं कि इन्हें देखकर सभी नर नारियों के मन मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार कवि कहते हैं, सेनापति कवि के कवित बिलसत अति, मेरे जानबान हैं अचूक जावधारी के। मेरी कविता को समर्थ धनुधारी श्री राम के बाणों की तरह अत्यधिक शोभायमान कर रहे हैं। इसमें कवि देव ने कवित्व और बाण पक्ष में श्रेष्ठ वर्णन कर अपनी कवित्वों की तीव्र भावाभिव्यक्ति एवं सुंदर पद योजना का प्रतिपादन किया है। इसमें अनुप्रास श्लेष का सुंदर प्रयोग किया गया है। मनोहरम कवित्व छंद में रची रचना है और यह इसकी भाषा ब्रज है।